हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ से हर बार आपके पीसीएस में क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी 2022 पीसीएस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो जो बच्चे नए होंगे जान लीजिए, घटना चक्र का 60 नोट्स प्लस जो 60 नोट्स है, मतलब आपका थ्योरी जो दिया रहता है और नीचे बॉक्स में जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, उन सबको एक शॉर्ट नोट्स में लाके क्रिएट करते हैं। ठीक है, विथ मैप के साथ हम डिनोट करते हैं। उन सभी को करवाने के बाद हम नीचे क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो आपके पीसीएस में या किसी भी पीसीएस में या आईएएस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे ये क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा गैप हो गया है बीच में 2-4 दिन, तो कुछ लोग कह रहे थे क्या ये वीडियो बंद हो जाएगा। तो प्लीज़, ये वीडियो बंद नहीं होगा, आपके पेपर तक पूरी तरह से चलता रहेगा और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा इस जो ये सीरीज है उसको कंप्लीट करने का। क्यों? क्योंकि अभी आपका समय कम बचा है और मैं इस प्रकार से अभी अगर ज़्यादा ही सिलेबस बचेगा तो मैं एक दिन में 2 वीडियो ला दूँगा। ठीक है, प्लीज़ सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ आप लोग सपोर्ट करेंगे बस। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, देखिए, अगर आप पूछे चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की सीमा कहाँ से मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती है। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम ये मैप को दिखाने का प्रयास करें, ये देखिए लगभग ये अफगानिस्तान भी इधर ईरान से भी जा रहा है। ठीक है, तो लगभग ये जितना भी पोर्शन आपको इधर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सभी किस कहाँ से, ये मौर्य साम्राज्य का है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये पूछे कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया या किसके काल काल में, वो कौन सा राजवंश था जहाँ पर प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ, वो मौर्य काल था जहाँ पर प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ। याद रखिएगा, प्रथम भारत, ये आपके लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है और पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ, ये मौर्य पीरियड में स्थापित हुआ। कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित हुआ प्रथम भारतीय साम्राज्य। ठीक है, अब देखिए, विशाख दत्त कृत कौन सी रचना है? मुद्रा राक्षस। याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखिए दत्त है और यहाँ पर राक्षस है, तो दैत्य और राक्षस दोनों पर्यायवाची होते हैं। तो दत्त और राक्षस ऐसे वर्ड में मिला लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो ठीक है, विशाख दत्त कृत राक्षस मुद्रा राक्षस है। इसमें क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को किसका? नंद राज का पुत्र माना गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसने देखिए, मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त को बिरसल या कुलहीन भी कहा गया था। तो बिरसल तथा कुलहीन कहा गया है, तो मतलब ये बोला जाता है कि ये किसी वैसी स्त्री से, मतलब नंदराज के पुत्र थे, वैसी स्त्री से ये मतलब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो कुलहीन इसीलिए इनको बोला जाता है। अभी बताएंगे यहाँ पर कौन सी प्रथा चलती है, नीचे है क्वेश्चन। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है, तो किसने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है? धुंडी राज। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देखिए, क्षेमेंद्र कृति बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी इनकी कृति है और सोमदेव की कृति क्या है? कथा सार सागर। क्षेमेंद्र कृति, बृहत कथा मंजरी, सोमदेव कृति, कथा सारित्य सागर में चंद्रगुप्त को शूद्र कहा गया है। ठीक है, क्योंकि संत चंद्रगुप्त के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती कि हाँ, मतलब 100% जानकारी नहीं मिलती कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य इसी राजवंश से, इसी जनजाति से, इसी मतलब क्षेत्र से बिलोंग करते थे। क्षेत्र तो पता है, लेकिन ये नहीं पता है कहाँ से वो, किस जनजाति या किस राज धर्म या राज पुत्र होने का, मतलब किस राजा के पुत्र होने, तो कहीं भी एकदम सही से नहीं मेंशन है। ठीक है, अब देखिए, मौर्य ग्रंथ महाबोधि में चंद्रगुप्त मौर्य संबंध राजकुल से संबंधित है। तो अब देखिए, यहाँ पर कुछ अलग कर दिए हैं कि जो महाबोधि वंश, मौर्य ग्रंथ का महाबोधि वंश है, इसमें कहा गया है यह राजकुल से संबंधित है।
हेमचंद्र का परशिष्ट वर्मन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषको के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हेमचंद्र का जो परशिष्ट पर्वन है, इसमें बताया गया है कि जो मौर्य पोषक थे उनके ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। आपको यहाँ पर क्या क्या याद करना है कि क्या मतलब बृहद मंजरी में क्या, कथासार में क्या, तो पूछ लिया जाता है किसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, तो बृहद कथा मंजरी में और कथा सार सत्य सागर में। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन का जमाना गया, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो सैंड्रोकोटस अगर आपको कहीं दिया रहे, इसका मतलब समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोटस मतलब बात हो रही है। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एंड्रोकोटस के, यहाँ पर सैंड्रोकोटस। ठीक है, तो विलियम जोन्स के सैंड्रोकोटस और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस। ये क्वेश्चन ऐसे में सोचिए, ये क्वेश्चन दोनों पूछा गया है कि विलियम जोन्सन ने चंद्रगुप्त की पहचान किससे या सैंड्रोकोटस की पहचान किससे की? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, देखिए एरियन और प्लूटार्क का देखिए एंड्रोकोटस। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त और सिकंदर के महान भेंट का उल्लेख किया, जो कि गलत है, क्योंकि जब सिकंदर महान था उस समय ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। ठीक है, उस समय ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये इसके सिकंदर का जो वो यहाँ पर सिकंदर ने जिसको अपना आधा कुछ उत्तराधिकारी नियुक्त किया था भारत में, सेल्यूकस निकेटर, तो कह सकते हैं वो उनका सेनापति ही था। तो वो उसकी और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए थे। अभी आगे आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो जस्टिन ने सैंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, तो कई कई लोग ये भी करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये चंद्रगुप्त मौर्य उस समय नहीं थे। ठीक है, अब देखिए कौटिल्य। कौटिल्य पुराणों में द्विज जरसव, ठीक है, द्विज जरसव कहा गया है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। ठीक है, द्विज सव जिसको कहते हैं, इसका मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण कौटिल्य को बोला जाता है। ऋषि चाणक्य को ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा है, तो इनके पापा का, पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, चाणक्य। ठीक है, ऋषि चाणक्य, और उन्हीं ने इनका नाम चाणक्य रखा। बचपन में विष्णुगुप्त की पहचान होती है इनकी, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कहीं कहीं आप ये दिया रहता है कि ये सब अलग थे, लेकिन कहीं कहीं दिया रहता है ये सब तीनों एक ही थे, चाहे कौटिल्य की बात करें, चाहे चाणक्य की बात करें, चाहे विष्णुगुप्त की बात करें। ठीक है, तो बचपन में विष्णुगुप्त, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बचपन में इनको क्या बोला जाता था? विष्णुगुप्त। अब देखिए इनकी बुक क्या थी कौटिल्य की? चाणक्य की अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या थी? इसमें इकोनॉमिक का कुछ नहीं था। ठीक, हल्का फुल्का था, लेकिन इकोनॉमिक पर बेस नहीं था पूरी तरह से। ये पूरी तरह से शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी, कैसे शासन चलाना है। ठीक है, कैसे राजा, एक राजा और प्रजा के संबंध है, तो ये सब के बीच में, मतलब ये सब के बारे में इसमें पुस्तक में दिया गया है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। पेपर में ऐसे ही आया है, अर्थशास्त्र ऑप्शन में दिया है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, इसको आपको याद रखना है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक अर्थशास्त्र। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा फिर देखेंगे हम। इसमें सप्तांग सिद्धांत है, याद रखेंगे सप्तांग सिद्धांत, और इसी मतलब मेथड में याद करना, मतलब इसी अरेंज में याद करना। ये नहीं पहले दंड याद कर लीजिए फिर राजा याद कर लीजिए, नहीं, पहले राजा ही याद करना है, इसके बाद लास्ट में मित्र याद करना है। क्योंकि यूपी पीसीएस 2015 में आपके पीसीएस में पेपर आया हुआ था कि जो सातवां सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, तो वो क्या है? तो वो मित्र है। तो अब अगर राजा को मित्र के पास रख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए आप इसको याद करिए, ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं आएगा। ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि इसमें जो अर्थशास्त्र में जो सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये क्या है? राजा। ठीक है, एक अर्थशास्त्र में है, एक मेगास्थनीज की इंडिका में है, वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, वहाँ पर जैसे कुम्हार, लोहार, इन सब की बात की गई है, और यहाँ पर दूसरी बात की गई है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर पहला राजा है, दूसरा आमत्य है, एक जनपद है, दुर्ग, कोस, दंड, मित्र। ठीक है, ये सब सप्तांग सिद्धांत। तो पहले राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड, मित्र। ठीक है, ये याद रखेंगे। अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस मैकवेली के प्रिंस से की जाती है। किससे? मैकवेली के प्रिंस से अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने गलती की तो उसको क्या कर सकते हैं, वो दास के रूप में कोई भी व्यक्ति रख सकता है अपने पास। ठीक है, तो न्यायिक दंड मतलब न्याय, जैसे आजकल न्याय दंड दिया जाता है न्यायपालिका में, वैसे उस समय कोई दंड देना हो तो हो सकता है उसको दास बना दिया जाए किसी का। ठीक है, या राजा का दास या किसी और का दास बना दिया जाए। ठीक है, तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के संपर्क से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। जो स्त्री दास होती है, मान लीजिए कोई स्त्री है, यही मैं आप कहा था कि अभी आगे बताऊंगा। जो स्त्री होती है वो क्या करती है, किसी का दास अगर है तो उससे अगर उस स्त्री से और उस मालिक से संपर्क से अगर मान लीजिए बच्चा हुआ, तो बालक हुआ, तो वो स्त्री क्या होती है, उसी समय वो दासता से मुक्त हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए किसी स्त्री को दंड दिया गया है दास बनने को, तो वो उससे और वो मालिक से जो बच्चा हुआ उस वो फिर उसी समय से जो स्त्री होती है वो दासता से मुक्त हो जाती है। ठीक है, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे, आपके भी पेपर में पूछा जा सकता है। लेकिन एक बार एक ऑप्शन और दिया था, उसमें दिया था उस बच्चे का जो बालक हुआ है उसका हक उस मालिक पर होगा। नहीं, ये गलत है, उसका हक कोई नहीं हक होगा। ठीक है, सिर्फ यही होगा कि वह स्त्री दासता से मुक्त होगी। ठीक है, और वो बालक वो मतलब मालिक भी ले सकता है, स्त्री भी ले सकती है, कोई भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन उस बालक का हक उस राजा उस मालिक की संपत्ति पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जैन एवं तमिल साक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि दक्षिण विजय की पुष्टि कहाँ किस में की जाती है, तो ये ये मतलब जैन और तमिल साक्ष्य में दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त ने अधिकार किया था। ठीक है, तो अभी बताएंगे कहाँ कहाँ पे अधिकार किया था। देखिए रुद्रदामन के अभिलेख जूनागढ़ में से पश्चिम भारत पर उसका अधिकार, क्योंकि जूनागढ़ से प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जो अगर उस झील का किसने निर्माण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही निर्माण करवाया था। बाद में उसका कई राजाओं ने डेकोरेशन करवाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में परास्त किया। ठीक है, यही है याद रखिए। सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन नहीं था, कई कई बुक में दिया है समकालीन था, लेकिन सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन नहीं था। ये सेल्यूकस जो उसका सेनापति था वो सिकंदर का सेल्यूकस निकेटर, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। अब देखिए मतलब आक्रमण सेल्यूकस के सेना को हरा दिया था। और देखिए उसी समय क्या हुआ था, सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कई हाथियों को और कई मतलब चीज़ों को दान में दिया था, किसको, सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेल्यूकस द्वारा मेगास्थेन को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। किसको, सेल्यूकस के द्वारा ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जब ये हार गए थे तो मतलब बेटी की भी शादी कर दिया और यहाँ एक मतलब विद्वान भी भेजे थे जिनका नाम मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अब देखिए बिंदुसार। बिंदुसार की बात करते हैं। यूनानी लेखनों, ये बिंदुसार कौन है, ये अशोक के पिताजी हैं। ठीक है, याद रखेंगे, अशोक के पिता बिंदुसार, ये भी एक राजा महाराजा हुए थे। जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन भी कहा जाता है। कौन सा सिंहसेन, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। क्या था, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र केडीज, ठीक, अमित्रो केडीज कहा है, जिसका मतलब होता है अमित्र घात।
अमित्रोकेडीज मतलब अमित्र घात इसका संस्कृत रूप होता है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अमित्र घात की संज्ञा किसको। तो वहाँ पर दो ऑप्शन है, एक बिंदुसार एक बिंबिसार। बिंबिसार मत लगाइएगा, बिंदुसार, ठीक है। अमित्र घात किसको, बिंदुसार को कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटीयोकस है, ठीक है, एंटीयोकस और डायमेकस नामक राजदूत भेजा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिस्र के राजा एंटीयोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। पालिनी के अनुसार राज दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये टालमी द्वितीय फिलडेल्फस ने जो मिस्र के राजा थे, उन्हें डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। एक बार डायमेकस आया था, एक बार डायनोसिस, ठीक है, राजदूत। तो ये भी दो सब मिस्र से संबंधित है। तो मतलब अगर आपसे पेपर में कहे कि मौर्य साम्राज्य का क्या मिस्र से संबंध था, तो हाँ कहेंगे, हाँ मिस्र से संबंध था, ठीक है। अभी जो हम पे सुएज नहर जाता है वही मिस्र है, ठीक है। उसी जो सुएज नहर पर ही पूरी तरह से जिसकी इकोनॉमी डिपेंड है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी, ठीक है। तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से कितनी वस्तुओं की मांग की थी, 3 वस्तुओं की मांग की थी। अब देखिए कौन कौन से 3 वस्तुओं की मांग की थी। अब देखिए, अब सीरिया से भी संबंध था बिंदुसार का, तो मीठी मदिरा की मांग की थी, सूखी अंजीर की और एक दार्शनिक की मांग की थी, ठीक है। तो 3 चीज़ों की मांग की थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, दार्शनिक की। अब देखिए महान अशोक के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कौन सहिष्णुता, उदारता और करुणा में विश्वास करता था, या कौन फॉलो करता था या फॉलो करने के लिए कहता था। तो ये अशोक है। अशोक सहिष्णुता, उदारता, करुणा में विश्वास करता था, ठीक है। मतलब ये कलिंग युद्ध के बाद ये ज़्यादा ही इसमें आ गए, ठीक है। कलिंग युद्ध से पहले तो जान ही रहे कितना खून खराबा हुआ था। तो ये देखिए, अशोक ने अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा था। तो पूछा जाता है कि जब बिंदुसार का शासन चल रहा था, अशोक कहाँ का शासक था या राजा था। तो ये उज्जैनी का, अवंती का राजा था, ठीक है, अवंती का राजा या उज्जैनी का राजा था। धम्म का प्रतिपादन अशोक ने ही किया था। इसका नाम भी है देवनाम प्रियदर्शी अशोक वर्धन कहा गया है। तो पुराणों में इसको अशोक वर्धन, अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना। लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। तो मतलब राजा तो 272 ईस्वी में बना, लेकिन उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पाटलिपुत्र, अशोक के समय बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। तो तृतीय संगीति समिति कब हुई थी, पाटलिपुत्र में अशोक के समय ही बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत हुई थी। अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष निर्गोध, ठीक है, निर्गोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। तो पहले निर्गोध ने ही किया था, इसके बाद मोगली पुत्र के प्रभाव में आकर पूरी तरह से बौद्ध बन गया था। कौन, अशोक। मौर्य शासकों में अशोक ये पूछा गया है, और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पेपर में आपके। मौर्य काल में कौन कौन से शासक थे जो बौद्ध धर्म के पूरी तरह से अनुयायी थे। तो वो अशोक था और दशरथ इसका पौत्र था, ठीक है, दशरथ अशोक का। तो अशोक और दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए, रज्जुक क्या होते थे, जिला अधिकारी। जैसे आज के डीएम होते हैं, वैसे उस समय के जिला अधिकारी होते हैं, जिनको राजस्व और न्याय दोनों के अधिकार प्राप्त थे। तो राजस्व और न्याय के अधिकार दोनों और किसको प्राप्त थे, रज्जुक को। जिला अधिकारी जैसी स्थिति आज के समय में होती, मतलब उस समय के रज्जुक डीएम होते थे। अग्रोनोमोई, अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था, अग्रोनोमोई। सार्थवाह, व्यापारिक काफिलों का मुखिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सार्थवाह कौन किसे कहा जाता है, तो व्यापारिक काफिलों के मुखिया को सार्थवाह कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अशोक के ने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की, याद रखिएगा, और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। तो याद रखेंगे, अशोक ने
राज जब से के 10 वर्ष बाद किसकी यात्रा की? बोध गया की यात्रा की। और 20 वर्ष बाद किसी की यात्रा की? लुम्बिनी की यात्रा की, याद रखेंगे। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम भोग कर माफ कर दिया था उसने। किसने? ये बुद्ध ने। तो बुद्ध ने क्या किया था? वो लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया था। भोग कर होता है एक ना ग्राम में, उसको माफ कर दिया था। एक चीज़ और किया था जो पूछा जाता, यही पूछा जाता बार बार, कि बुद्ध ने, वो सॉरी अशोक ने कहाँ पर मतलब भू राजस्व का कर घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया? तो ये लुम्बिनी, क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म स्थान है। ठीक है, तो लुम्बिनी पूछा गया क्वेश्चन। लुम्बिनी बुद्ध मतलब ये अशोक, ठीक है, ये बुद्ध से क्या रिलेटेड है? तो बुद्ध लुम्बिनी से, क्योंकि बुद्ध का जन्म स्थान है और अशोक बौद्ध धर्म धारण किया था, मतलब उसमें गया था बौद्ध धर्म में। तो इसीलिए उसने क्या किया था? भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा या ब्राह्मी लिपि में है। इसमें है प्राकृतिक भाषा या ब्राह्मी लिपि में है, क्योंकि लेकिन कुछ जैसे आपका शाहबाज गढ़ी और मानसेरा, यही दोनों चेंज है। केवल 2 अभिलेख शाहबाज गढ़ी और मानसेरा ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी में लिखे गए हैं। जो खरोष्ठी में लिखे जाते हैं वो, जैसे अभी हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये पेज है, ये पेज है, ठीक है, इस पेज में हम किधर से लिखते हैं? इधर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है। लेकिन जो खरोष्ठी होता है, उस मान लीजिए ये पेज है, तो इसको इधर से लिखा जाता है। ठीक है, दाएं से बाएं ये लिखा गया। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। याद रखेंगे, दाएं से बाएं मतलब इधर से चलते इधर चलना है। ठीक है, दाएं से बाएं। और जो सब है ये इधर ब्राह्मी लिपि, प्राकृतिक लिपि, ये इधर ही से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये से हमेशा बार बार क्वेश्चन बन, देखिए लिपि, देखिए सब ब्राह्मी है। ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, देख लीजिए, जूम कर देता हूँ। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, यही दोनों हैं जो खरोष्ठी में हैं। ठीक है, कहाँ पर दोनों है? एक पेशावर में है, एक मानसेहरा। ठीक है, ये दोनों पाकिस्तान के एरिया में पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं, दिखा, ये देखिए अशोक के शिलालेख और ये स्तंभलेख। शिलालेख देखिए शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ठीक, ये किस हैं? ये खरोष्ठी में लिखे गए हैं। ठीक, कहाँ पर? खरोष्ठी में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर किसकी वो जो कलसी की बात करें, सबको हम दिखाते हैं कलसी कहाँ है। तो ये देखिए कलसी यहाँ पर है, देहरादून के उत्तराखंड में है। ठीक है, कलसी तो कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में कलसी है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। गिरनार पूछा गया है कलसी। ठीक है, याद रखेंगे। गिरनार कहाँ है? तो गिरनार गुजरात में ही होगा। देखिए गिरनार ये स्तंभ लेख है। ठीक है, वो शिलालेख। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो बना है, ये वाला, ठीक है, तो ये सिंबल जो बना है ये शिलालेख का है। तो ये अशोक का शिलालेख कहाँ है? तो शिलालेख मतलब क्या? शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखना, जो पत्थर पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सौराष्ट्र में गिरनार शिलालेख है। ठीक है, कौन सा? गिरनार शिलालेख है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है? एरागुड़ी। एरागुड़ी भी पेपर में पूछा गया है, ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरागुड़ी, तो ये आंध्र प्रदेश, यहाँ एरागुड़ी नहीं दिया है, लेकिन ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर दिया है, नहीं, हाँ नहीं दिया है, चलिए ठीक है। लेकिन आप एरागुड़ी याद रखिएगा, कर्नूल आंध्र प्रदेश में है, ब्राह्मी लिपि से संबंधित है, पेपर में आया हुआ है। धौरी पुरी उड़ीसा में है। तो यहाँ पर धौली है, तो धौड़ी भी नहीं है। ठीक है, तो धौरी यहाँ पुरी उड़ीसा में पड़ता है शिलालेख। ठीक है, धौली कहाँ पड़ता है? पुरी उड़ीसा में पड़ता है। जौगढ़ गंजाम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये देखिए जौगढ़ है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सॉरी, ठीक है, तो जौगढ़ कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए सोपारा थाड़े महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो सोपारा, ये देखिए सोपारा लिखा गया है। सोपारा कहाँ पड़ता है? थाड़े महाराष्ट्र में पड़ता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सोपारा जौगढ़, ठीक है, जौगढ़ कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, गिरनार ये तो पता ही होगा, गुजरात में। ठीक है, कलसी, कलसी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। कलसी स्तंभ लेख, वो शिलालेख कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आप देखिए मेरठ में
एक अशोक का स्तंभ लेख है, टोपरा में स्तंभ लेख है, ठीक है। और यहाँ पर लौरिया नंदनगल, लौरिया अराज, ये भी यहाँ पर भी आपका क्या है, स्तंभ लेख है। तो रुम्नदेई, ठीक है, रुम्नदेई इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, भब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है, सॉरी, भब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कास्ट, जैसे यहाँ पर देखने के लिए, तो ताकि आपको याद रहेगी, मतलब जैसे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, तो पीडीएफ अगर देखेंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा कौन सा कहाँ है, क्योंकि ये जौगढ़, कलसी, धौली, सोपारा, ठीक है, तो ये पूछा गया है आपके पेपर में। मौर्य साम्राज्य के प्रांत, 5 प्रांतों के नाम और उनकी राजधानी, ठीक है। तो उत्तरापद की अगर बात करें तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है। तो देखिए यहाँ पर उत्तरापद है, ठीक है, ये यहाँ पर उत्तरापद की राजधानी ये तक्षशिला है, याद रखेंगे। यहाँ पर इस शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर अवंतीरठ, अवंतीरठ की राजधानी उज्जैनी है, ठीक है। तो अवंतीरठ की राजधानी क्या है, उज्जैनी है। कलिंग की राज तोसली है, ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली है। ये देखिए यहाँ पर मैं फिगर में दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर तोसली है, ये कलिंग की राजधानी है तोसली, ठीक है, उड़ीसा में आसपास। अब देखिए दक्षिणापर्थ सुवर्णगिरी, तो याद रखेंगे सुवर्णगिरी के दिया गया है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सुवर्णगिरी, दक्षिणापथ की राजधानी क्या है, सुवर्णगिरी। मस्की के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, मस्की याद रख लीजिएगा। मस्की क्या है, आपका शिलालेख है। यहाँ पर देखिए मस्की शिलालेख है। यहाँ पर अशोक का नाम मिलता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अशोक नाम किस में मिलता है, तो मस्की शिलालेख में मिलता है नाम अशोक का, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है। प्राच्य और पूर्वी प्रदेश के पाटलिपुत्र है, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र है। अब देखिए यहाँ पर भाग और बलि क्या थे, राजस्व के स्रोत थे, ठीक है। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, जिसमें चोल, पांड्य, सतीय पत्त और केरल पुत्र, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए तो किस शिलालेख में, ठीक है, किस अभिलेख में, तो अशोक के द्वितीय जो 13 अभिलेख थे उसमें अशोक के द्वितीय जो अभिलेख था उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने ही प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसने सर्वप्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था, ये अशोक ने ही करवाया था। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख दीपवंश महावंश से मिलता है। अब देखिए जो अशोक के समय काल में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी, वो अगर पूछा जाए वो बताइए कौन सा प्रूफ दे सकते हैं, तो दीपवंश पढ़िए, ठीक है, और महावंश पढ़िए, ठीक है, वहाँ से प्राप्त हो जाएगी अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत की थी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता में हुआ था। अब देखिए अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम कौन है, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ठीक है। अब देखिए ये राजस्व वसूल करते थे, युक्त, रज्जुक क्या था, राजस्व और न्यायिक विभाग दोनों देखते थे, मंडल या मंडल का प्रधान अधिकारी था। सांची स्तूप सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सांची स्तूप को कहाँ पर है, सांची एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर, एमपी के रायसेन जिले में। निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची तथा भरूच स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सांची तथा भरूच स्तूपों का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। प्राचीन नाम काकड़ाम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सांची स्तूप का प्राचीन नाम क्या है, काकड़ाम इसका प्राचीन नाम है। कौशाम्बी कौन सा मतलब स्मारक या भवनावशेष है, तो घोषित राम मठ, कहाँ पर, कौशाम्बी में, ठीक है। अब देखिए कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में कौन सा स्तूप मिला है, राणा भर स्तूप, ठीक है। सारनाथ में धमेक स्तूप है, ठीक है। श्रावस्ती में सहेत महेत, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, श्रावस्ती याद रखिएगा, सहेत महेत। अब देखिए अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का कलशी शिलालेख इंपॉर्टेंट है। रुम्नदेई बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो रुम्नदेई किससे संबंधित है, बुद्ध के जन्म से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुर्जरा कहाँ पर है शिलालेख, एमपी में है। कुलबर्गी जिला में
कौन सा? कंगनहल्ली बौद्ध स्तूप। कंगनहल्ली बौद्ध स्तूप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। तो कंगनहल्ली बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुलबर्गी जिला में, ठीक है, कर्नाटक के कुलबर्गी जिला में, कर्नाटक है, यहीं पर आपका कंगनहल्ली बौद्ध स्तूप है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरा जो लेक्चर होता है टफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई चीज़ चाहे वो टफ रहे, चाहे जितनी भी टफ रहे, मैं आपको लिए ज़रूर लाता हूँ, क्योंकि हो सकता है व्यू भले कम जाए लेकिन कुछ ही लोग देखें लेकिन उनका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं सिंपल लाता तो उसका व्यू भी ज़्यादा जाता, लेकिन मैं सिंपल नहीं लाता, क्योंकि आपके टफेस्ट क्वेश्चन ही आने वाले हैं, अब सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अब देखिए, धौली जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा में है, ठीक, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। बबरू स्तंभलेख अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो आगे भी ऊपर भी पढ़े थे, तो किसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था कि ये मगध का सम्राट बताया था, तो याद रखेंगे। यहाँ धौली उड़ीसा में है, जौगढ़ शिलालेख ये भी उड़ीसा में है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, कंगनहल्ली ये कर्नाटक में है। अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? मस्की में मिलता है, गुर्जरा में मिलता है, नित्तूर में, उडेगोलम में मिलता है। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ पे अब शिलालेख में मिलता है? मस्की, गुर्जर, नित्तूर, उडेगोलम में मिलता है। अशोक का ब्राह्मण शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता या समन्वय के बारे में प्रमाण मिलता है। तो अशोक का जो ब्राह्मण शिलालेख है उसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि अशोक के धार्मिक सहिष्णुता के बारे में कहाँ पर जानकारी मिलती है, तो ब्राह्मण शिलालेख है, वहीं पर अशोक के धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। ये तो आपका ब्राह्मण वाला 2022 में शायद पूछा गया है, ठीक है। जो अशोक का 13वां शिलालेख है, कलिंग के युद्ध और अशोक के विजय का वर्णन मिलता है इसी में, ठीक है। किसमें? कलिंग के युद्ध और अशोक के विजय का वर्णन मिलता है इसमें। इसमें देखिए 13वें में और भी होता है, चोल और पांड ताम्रपरड़ी का उल्लेख मिलता है। तो इतने मतलब राज्यों का उल्लेख मिलता है दक्षिण भारत के, चोल, पांड, ताम्रपरड़ी का उल्लेख मिलता है किसमें? 13वें शिलालेख में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभक्त किया। तो याद रखेंगे, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभक्त किया? 7 श्रेणियों में विभक्त किया। पहला है दार्शनिक, याद रखेंगे, जैसे वहाँ भी था, ठीक है। तो वहाँ पर कौन क्या था? अर्थशास्त्र में था, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में तो वो अलग था, ये अलग है। तो ये दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है, कारीगर है, योद्धा, निरीक्षक, सभासद, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी अगर याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीपीएससी 2003 में ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया था कौन कौन से हैं, पूछा गया था कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कालाक्रम देखते हैं, पहले मेगास्थनीज आया, फिर फायान, फिर हर्षवर्धन, फिर इत सिंह। याद रखेंगे, मेगास्थनीज पहले, फिर फायान, फिर हर्षवर्धन, फिर इत सिंह। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। तो मतलब अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं या छुपा रहे हैं तो मृत्युदंड, ठीक है। आज के दिन में देखिए उस समय कितना कड़ा प्रावधान था। मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था, ठीक है, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मौर्य नरेशों के ने विकास किया संस्कृत कला साहित्य का भी, सोने के सिक्के का, हिंदू कुश तक साम्राज्य का, तो ये सब का विकास किया, ठीक है, मौर्य साम्राज्य ने। सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, ठीक है। तो सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था, भूमि कर कौन वसूल करता था? यही सीता अध्यक्ष वसूल करता था। अधिकारी और कार्य देखते हैं, कौन से अधिकारी और कौन से कार्य कहाँ हैं। एक चीज़ आप सही कर लेंगे, यहाँ पर सोने के सिक्के वाला नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे, सोने के सिक्के वाला गलत है। ये क्योंकि सोने के सिक्कों का विकास यहाँ पर, ठीक है, सोने के सिक्कों का विकास इंडो ग्रीक थे, उन्होंने किया था, जिसको हिंद जीवन कहते हैं या इंडो ग्रीक, ठीक है। तो इंडो ग्रीक ने
ग्रीक ने, मैं इसको जो नोट्स दूंगा उसमें सही कर दूंगा, ठीक है। तो इंडो ग्रीक ने क्या किया था, सोने के सिक्कों का विकास किया था। ये मतलब सोने के सिक्कों का विकास ये मौर्य नरेश काल मौर्य में नहीं हुआ था, तो ये गलत है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संस्कृत और कला साहित्य हिंदू कुश। यहाँ पर एक और था कि प्रांतीय विभाजन, ठीक है, क्या प्रांतीय विभाजन था यहाँ पर कि नहीं, तो प्रांतीय विभाजन था यहाँ पर, ठीक है। तो संस्कृत कला और साहित्य का विकास था मौर्य नरेशों ने किया, प्रांतीय विभाजन भी था, हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार था। ये तीनों याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमको याद आ गया यहाँ पर सोने के सिक्कों, यहाँ इसको गलत काटना था हमको ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसे मतलब वहाँ भी सही हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ काट दिया। तो क्या है, सोने के सिक्कों इंडो ग्रीक ने मतलब विस्तार किया था, विकास किया था। अब देखिए यहाँ पर अधिकारी और कारी के बारे में देखते हैं। अब देखिए तलार क्या होता है, तलार क्या होता है, रात सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, जैसे जो रात में गार्ड ओड होते हैं उनका भी एक जो अधिकारी होता है वो। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, तो ग्रामीण कर वसूली करने वाला जैसे लेखपाल होते हैं वैसे, तो ग्रामीण कर कौन वसूल करता है, ये पट्टकोल वसूल करता है। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी, तो इसको क्या कहते हैं, सहसाधिपति। चोरी डकैती के मुकदमों के अधिकारी को सहसाधिपति कहते हैं। बालाधिपति किसको कहते हैं, चुंगी का सुरक्षक, ठीक है। तो चुंगी का बालाधिपति किसको कहते हैं, चुंगी का सुरक्षक को बालाधिपति कहते हैं। अब किस में पुनः विवाह वर्जित है, मनुस्मृति में पुनः विवाह प्रोविजन है, मतलब यहाँ वर्जित है मनुस्मृति में पुनः विवाह। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस नाम दिया गया, ठीक है। तो इसको सेंडोकोटस। बिंदुसार को अमित्रघात नाम दिया गया, ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रुओं को नाश करने वाला। अशोक को प्रियदर्शी, ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी। चाणक्य को विष्णुगुप्त। ये भी क्वेश्चन आ गया था। मौर्य काल में पर्णम था, पर्णम क्या था, तो याद रखेंगे पर्णम, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके पेपर में, पर्णम है क्या, पर्णम याद, पर्णयम, पर्णम है क्या। आपातकालीन कर को पर्णयम कहा जाता है था, ठीक है। जो आपातकाल इमरजेंसी टैक्स जो होता था उसको क्या कहा जाता था, वो पर्णयम कहा जाता था, इमरजेंसी टैक्स को। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है, किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। बराबर पहाड़ियाँ बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ स्थित है, उसमें कुल 4 गुफाएं हैं, 3 मतलब बराबर में 4 गुफाएं हैं, बराबर 4 अक्षरों से बना 4 गुफाएं हैं। नागार्जुनी में कुल 3 गुफाएं हैं, ठीक है, याद रखेंगे नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह यहाँ पर पाए गए थे लोथल में। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ठीक है, पहली बार बुद्ध ने उपदेश दिया था कहाँ पर, सारनाथ में, ठीक है, याद रखिएगा सारनाथ में फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। एंशियंट डॉकयार्ड ये दोनों याद रखेंगे। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है, राजगिरी क्या थी, लायन कैपिटल ऑफ अशोका थी। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ऐसे ही आपको हिंदी में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में, तो यही आपको लगाना है, ठीक है। इसमें पूछा था कौन गलत है, तो राजगिरी गलत दिया था, लेकिन राजगिरी ये है लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसका प्रधान सेनापति पुष्यमित्र मतलब सेना बना, मतलब वो बना, एक राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो याद रखिएगा बृहद्रथ की हत्या किसने की, उसका प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने किया। तो अभी एक वीडियो ये मौर्य काल पे इस पे आया है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी एक मौर्य काल पे ही पूरा बेस होगा, ठीक है। तो 2 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस पीडीएफ को हम एक कंपाइल कर देंगे पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का, उसमें आप ले मतलब वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जो ऊपर क्वेश्चन पढ़े हैं वही सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं करते हैं, यहाँ पर करने से क्वेश्चन आंसर आपको पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, किसने किया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस, याद रखेंगे सैंड्रोकोटस किसे कहा गया है, तो सैंड्रोकोटस किसको कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, अभी हमने पढ़ा है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। देखिए आईएएस 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है ये। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। राज्य में सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग है था। तो अब हमने क्या कहा था? जो सप्तांग सिद्धांत पूछा जाता है उसमें जो सातों अंग होते हैं उसको आपको अरेंजिंग मतलब याद रखना। ऐसे नहीं कि राजा को बाद में कर दीजिए, मित्र को पहले कर दीजिए, ऐसा नहीं, एकदम सीरियल वाइज से याद करना है। तो राज्य के सातवां अंग कौन था? मित्र था। कौन कौन से सात अंग थे एक बार मैं फिर बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं सिर्फ बताऊंगा। पहला राजा याद रखिएगा, दूसरा आमत्य याद रखिएगा, तीसरा जनपद याद रखिएगा, चौथा दुर्ग याद रखिएगा, पांचवा कोष याद रखिएगा, छठवां दंड याद रखिएगा, सातवां मित्र याद रखिएगा। ये देखिए बीपीएस यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब देखिए, प्रिंस के मैकियावेली से किसकी तुलना की जा सकती है? मतलब किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, प्रिंस के मैकियावेली से। कालिदास की अब मालविका अग्निमित्र मत करिएगा क्योंकि कई लोग इसको ही करके चले आते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक, इसकी 1994 यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है ये। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो बताइए, इसका उल्लेख किस में मिलता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो मतलब अशोक ने अवंती को जीतकर उसका मिला लिया, तो वो उसका उल्लेख किस में मिलता है? बुद्ध घोष के समंत पासादिका में मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया था, ये कहाँ पे मिलता है? ये बुद्ध घोष के समंत पासादिका में मिलता है, एमपीपीसीएस में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था ये। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो किसका बना था? लकड़ी का बना था। मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। निम्नलिखित में से किस मौर्य साम्राज्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो मौर्य साम्राज्य ने, मौर्य राजा ने दक्कन की विजय चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है। देखिए, करें बुलंदी बाग मतलब जो प्राचीन स्थान है वो कौन सा है, ठीक है। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा ये पाटलिपुत्र का एक क्षेत्र है। बुलंदी बाग चाहे कहे चाहे कुम्रहार कहे, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कह सकता कुम्रहार। तो कुम्रहार कहे या बुलंदी बाग कहे, ये पाटलिपुत्र से संबंधित है, ठीक है। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये 305 ईस्वी में पराजित किया था। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? जैसे हमने बताया था वहाँ पर ईरान तक था। तो ईरान में, तो जब ईरान तक जाएगा तो अफगानिस्तान ऑलरेडी आ जाएगा। तो अफगानिस्तान है, बिहार है, कलिंग है, श्रीलंका, ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का द्वितीय मुख्य शिलालेख में मिलता है, याद रखिएगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख, और लगभग कुछ 13वें में भी मिलते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो हम कहते हैं उसका पौत्र और अशोक दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये 2 और 4 छत्तीसगढ़ में पीसीएस में आया, अच्छा क्वेश्चन ये। तो पूरी तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक और दशरथ थे, ठीक है। इसका अशोक का पौत्र था दशरथ। रज्जुक थे, तो रज्जुक क्या थे? बताइए, रज्जुक किस लिए मतलब थे? तो रज्जुक क्या थे? मौर्य शासन के अधिकारी थे रज्जुक। तो रज्जुक क्या क्या थे? मौर्य शासन के अधिकारी थे। इनका वर्णन कहाँ दिया गया है? मतलब इनका वर्णन दिया गया है चौथे स्तंभ में, ठीक है, याद रखिएगा, चौथे स्तंभ लेख में रज्जुकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें रज्जुकों के लिए एक चीज कहा गया है,
इसमें कहा गया है कि मतलब इस अशोक को रज्जुकों पर पूर्ण विश्वास था। उसमें कहा था, मतलब ये कहा जाता था उसके मतलब राज्य में, कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, मतलब जो माता पिता हैं, जो देख रेख करने वाली है, उस जो योग्य होती है, उनके हाथों में माता पिता अपने बच्चों को देते हैं और आश्वस्त हो जाते हैं कि मतलब स्वस्थ, कि आश्वस्त मतलब एक पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अब सही हाथों में है। उसी प्रकार से ये जो रज्जुक होते हैं, इनकी नियुक्त करके अशोक था, वो ग्रामीण जनता के सुख समृद्धि के लिए जो नियुक्त किए थे रज्जुक को, वो कहता था कि हम रज्जुक को नियुक्त करके मतलब आश्वस्त हो गए हैं। ठीक है, रज्जुक की स्थिति आज के आधुनिक जिलाधिकारी है। ठीक है, जो आपका डीएम है उसी तरह के ये रज्जुक होते हैं। ठीक है, तो आपको रज्जुक ही बनना है। ठीक है, तो आज के बाद आप क्या कहेंगे, हम रज्जुक बनेंगे। ठीक है, ताकि याद भी रहे रज्जुक डीएम। सार्थवाह किसे कहते थे? ठीक है, सार्थवाह किसे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते। तो जो व्यापारियों के काफिला होता था, उसका जो मुखिया होता था, उसको सार्थवाह कहा जाता था, व्यापारी के काफिले को। कौन सा अधिकारी मौर्य साम्राज्य प्रशासन का भाग नहीं है? तो बताइए, मौर्य प्रशासन का भाग युक्ति है, रज्जुक है, प्रादेशिक है, अग्रहारिक नहीं है। ठीक है, याद रखिए अग्रहारिक नहीं है। अब यहाँ पर बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, मिलाना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा अभिलेख मतलब स्मारक भवन पे कहाँ से संबंधित है? तो कौशाम्बी से कौन सा है, घोषित राम मठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कौशाम्बी घोषित राम मठ। कुशीनगर से कौन सा, राणा भार स्तूप। ठीक है, राणा भार स्तूप। ठीक है, सारनाथ में धमेक स्तूप याद रखिएगा, श्रावस्ती में सहेत महेत। ठीक है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये तीनों चारों। अब देखिए यहाँ पर कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी में लिपि में है? तो हमने क्या कहा था, मानसेहरा शाहबाजगढ़ी, ये क्या है, खरोष्ठी में। कलसी कहाँ पर है? उत्तराखंड में कलसी पर है। ठीक है, गिरनार गुजरात में। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन यही आया है। ठीक है, तो ये खरोष्ठी लिपि थी जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक का नाम उल्लिखित है, तो निम्नलिखित में से किस लेख में अशोक का नाम? तो मस्की के लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लिखित किया गया है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में किस उभार द्वार मूर्तिकला शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप में के चित्र में राडियो अशोक का उल्लिखित है? तो राडियो अशोक ये कंगनहल्ली कहाँ, कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर धौली एरागुड़ी, धौली कहाँ पर पड़ता है, कौन सा सही सुमेल? अशोक के प्रमुख लेख वह स्थान, तो कौन सा सही सुमेलित है? धौली उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, धौली कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, एरागुड़ी हमने कहाँ बताया है? तो एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में बताया है। जौगढ़ कहाँ बताया था? जौगढ़ भी उड़ीसा में बताया है। तो जौगढ़ कहाँ बताया है? उड़ीसा में बताया है। कलसी कहाँ बताया है? उत्तराखंड में बताया है। ठीक, उत्तराखंड में देहरादून में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही दोनों ही सही है बस। ठीक है, IAS 2022 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है एरागुड़ी शिलालेख किस राज्य में है। तो एरागुड़ी शिलालेख बताना पड़ेगा, धौली बताना पड़ेगा, कहाँ पर, उड़ीसा में है। अब देखिए अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में? तो ये द्वितीय शिलालेख धार्मिक संश्लेषण सहिष्णुता के बारे में बताता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। ठीक है, रोमनदेय शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने 1/6 से 1/8 कर दिया था अशोक ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था कुल्लुमनी में। ठीक है, अब देखिए किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का? तो ये अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 बार होता है। ये इसमें पूछा जाता है कि जो आपका खारवेल द्वारा कलिंग विजय, अशोक द्वारा कलिंग विजय, तो 2 है। तो ये अगर हाथी गुम्फा अभिलेख करा है तो अशोक द्वारा नहीं है।
इसमें क्वेश्चन आपका भले ही दिया गया है, लेकिन ये हाथी गुम्बा अभिलेख जो है, इसमें इसमें कल नंद राजा खारवेल, वो खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख है, ठीक है। खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख में जो नंद राजा द्वारा कलिंग विजय यहाँ से किया गया है, ठीक है। कलिंग विजय का अभिलेख हाथी गुम्बा अभिलेख से, खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से नंद राजा कलिंग पर विजय यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कलिंग विजय पर, तो ये 13वां शिलालेख है, ठीक है। तो कलिंग विजय लोगों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एक नंद राजा द्वारा किया गया था कलिंग विजय, जो कि किससे प्राप्त होती है जानकारी? खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से प्राप्त होती है। अब एक जो अशोक द्वारा कलिंग विजय किया गया था, उसमें किससे प्राप्त होती है? वो अशोक द्वारा जो कलिंग विजय किया गया था, उसमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब कोई डिसाइड नहीं है कि कौन सा पूछ रहा है, कि अशोक वाला पूछ रहा है कि नंद राजा वाला विजय पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे? ये हाथी गुम्बा अभिलेख, ठीक है, क्योंकि अब ये एक तो बताना ही पड़ेगा, तो हाथी गुम्बा अभिलेख बता दीजिए। टालमी फिलाडेल्फस डेल्फस जिसके साथ अशोक का राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? तो वो बताइए, वो कहाँ का शासक था? तो वो कहाँ का शासक था? वो मिस्र का शासक था। कहाँ पर? मिस्र का शासक था। अब देखिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो साव गौरा ताम्रपात्र, याद रखिए, साव गौरा ताम्रपात्र। अब देखिए यहाँ, मौर्य काल शासकों में धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया जाता था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो ये वाला गलत है, पहला वाला आपका सही है, और दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो ए और आर दोनों, मतलब ए आर गलत है, ए सही है, तो सी वाला सही है। धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया जाता था, ठीक है। ये इसमें सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को बांटा है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है? तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्युदंड दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। मृत्युदंड। भाग और बलि क्या थे? तो राजस्व के स्रोत थे। भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये बताइए, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसके द्वारा एकत्र किया जाता था? ये सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्र किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो वो पौत व अध्यक्ष था। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? बताइए, राजस्व इकट्ठा करने से कौन संबंधित था? तो ये कौन सा संबंधित था? समाहर्ता था, याद रखेंगे, समाहर्ता। राजस्व अंतपाल राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। अंतपाल के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अंतपाल क्या था? सीमा रक्षक, जो सीमावर्ती, मान लीजिए ये गांव है, तो यहाँ पर एक सीमा बन जाती थी, ठीक है। तो ये इसी का रक्षक करता था अंतपाल, ठीक है, सीमा रक्षक, दुर्ग रक्षक भी उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यूपी पीछे 2022 का क्वेश्चन है। तलार किसको कहते हैं? पट्टकोट सहसाधिपति बलाधिपति, ठीक है। तो ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। इस बार भी पूछा गया था आपके पेपर में, हो सकता है अगली बार भी आ जाए, ठीक है। तो तलार, पट्टकोल, सहसाधिपति, बलाधिपति। तलार क्या होता है? रात्रि जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनका अधिकारी होता है तलार, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? ताला, ताला, तो ताला, ठीक है, ताला आ रहा है ना, तो ताला मतलब लॉक, जिसको आप बोलते हैं लॉक, तो अलीगढ़ वाला ताला, ठीक है, वही समझ जाइए। तो ये रात्रि में ही तो ताला लगाया जाता है, मतलब चोरी वोरी से बचाने के लिए। तो रात्रि क्या क्या सॉरी, रात में ताला, तो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टकोल,
तो पट्टकोल क्या है? ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। तो याद रखिए ग्रामीण कर, इसको लेखपाल समझ लीजिए। ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। सहसाधिपति किसको कहते हैं? सहसा चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी। चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी कौन सा होता है? सहसाधिपति। बलाधिपति, तो ये कौन सा होता है? चुंगी का सुरक्षक होता है, ठीक है। बलाधिपति चुंगी का सुरक्षक, जैसे चुंगी कहीं होती है वहाँ देखिए मोटा सा आदमी बैठा रहता है, मतलब बल उसके पास ज़्यादा होता है, और वो क्या करता है, जो टैक्सी वैक्सी वाले आते हैं वो उससे क्या लेता है? पैसा लेता है, एक पर्ची देता है, पैसा लेता है, तो उसको बल है, उसके पास बल है, ठीक है। चुंगी का सुरक्षक, ठीक है। कैसे करके याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र, प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अब देखिए किसी न किसी समय आए थे, तो पहले कौन आया था? तो पहले मेगास्थनीज आया था, दूसरा फाहियान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था, फिर ईस्ट सिंह आया था। देखिए आईएएस में क्वेश्चन आया है, बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। तो चाणक्य विष्णुगुप्त, अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता है, बिंदुसार को अमितगात बोला जाता है, चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस बोला जाता है। देखिए अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का किसमें उल्लेख है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख था, यहीं पर किसका उल्लेख मिलता है? तो यहीं पर उल्लेख मिलता है, मतलब ये चंद्रगुप्त और अशोक, ठीक है, दोनों का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ सकता है पेपर में। चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के का उल्लेख कहाँ मिलता है? जूनागढ़ में। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यहीं पर मिलता है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, लास्ट ही क्वेश्चन है, हाँ ये बताइए, लोथा सारनाथ, ये देखिए ये कौन सा युग में सही सुमेलित है, इसमें पूछ रहा है। तो पहला एंशियंट डॉकयार्ड लोथल एकदम सही है। अब पूछ रहा है दूसरा ये सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, एकदम सही है, पहली बार वहाँ पे दिए थे। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, एक भी सही है, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। सार राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये आपका लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये राजगिरी नहीं होगा, ये सारनाथ होगा, ठीक है। शायद हमने वहाँ पर पीछे आपको लायन कैपिटल ऑफ अशोका बता दिया है क्या, ठीक। क्योंकि जो वहाँ पर जो अशोक के स्तंभ थे वहाँ पर मतलब उसमें लायन बने थे, इसीलिए सारनाथ में जो स्तंभ मिले थे उसी को बोला गया था। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। राजगिरी, तो लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये राजगिरी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर इसको चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये सारनाथ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अशोक के स्तंभ मिले थे उसमें लायन ही, मतलब लायन की मतलब शेर है बनाए गए थे, तो इसलिए लायन कैपिटल ऑफ अशोका बोला जाता है। सारनाथ फर्स्ट सरमन, सारनाथ में फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी सारनाथ होगा, ठीक है। तो लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है। तो ये आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो क्या है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ होगा, ठीक है, वो गलत था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा आपका, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ था, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत होगा, तो मतलब सी वाला इसमें सही होगा, 1 2 4, ठीक है। तो ये वाला आप सही करिएगा, ठीक है। तो लायन कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।